वेलकम एवरीवन। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कलर एंड डाई के बारे में, यानी रंग और रंजक के बारे में। पिछले दो लेक्चर्स में हमने ये जाना कि रंगों की अनुभूति हमें क्यों होती है, पूरक रंग कौन से होते हैं भाई, जो अवशोषित हो गया सफेद प्रकाश में से, उससे बाकी बचे हुए रंगों के मेल से जो बनेगा वो होता है पूरक रंग। और उसके बाद हमने जाना कि ऑटो विट ने क्या सिद्धांत दिया था डाई के पीछे, यानी रंग का और संरचना का क्या मतलब कनेक्शन है, क्या रिलेशन है उसके बारे में। और वैलेंस बॉन्ड का जो सिद्धांत है, हमने उसके बारे में भी जाना था कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में, उनकी जो गैप है उसको कवर करने के लिए जितनी कम या ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उसके हिसाब से अलग अलग वेवलेंथ यानी अलग अलग तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है। और जैसी तरंग दैर्ध्य अवशोषित होगी उसके हिसाब से क्या रहेगा, हमारा वस्तु का हमें रंग प्रतीत होएगा, दिखाई देगा। उसके बाद एक अच्छी डाई यानी अच्छे रंजक में कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि वो जल्दी से निकले ना, जल्दी से चिपक जरूर जाए, किसी चीज को रंगीन बना दे, उससे रासायनिक आबंध बना ले, धोने पे ना निकले। और जो अक्षारीय प्रकृति के विलयन होंगे, चाहे वो साबुन का घोल हो या फिर सरफ जिसे हम कहते हैं, या सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं, इन चीजों से यानी अक्षारों से वो रिएक्शन ना करे, वो एक अच्छे रंजक का जो फर्ज है वो निभा सकता है। वो रंगीन पदार्थ एक अच्छा रंजक बन सकता है। आज हम बात करने वाले हैं रंजकों यानी डाई के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की। यानी हम डाई को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मींस हम अलग अलग प्रकारों में इसको अध्ययन करेंगे कि ये कौन से प्रकार की हो सकती है। अब किसी भी चीज के अगर प्रकार देखने हो तो डिपेंड करेगा कि उसके प्रकारों को जानने का फायदा क्या है। जैसे कि अगर एक रंगरेज है, कपड़ा रंगने वाला है, वो किस हिसाब से किसी डाई को क्लासिफाई करेगा, वर्गीकरण करेगा कि भाई ये फलां कपड़े से चिपकती है और फलां से नहीं चिपकती। ये उसको तो यही देखना है ना कि अगर सूती कपड़ा है तो मुझे ये वाली डाई चाहिए है, अगर सिल्की कपड़ा है तो मुझे ये चाहिए, जींस के लिए मुझे ये चाहिए। तो वो कपड़े के हिसाब से कि किस कपड़े पे कौन सी डाई काम कर जाएगी, उसके हिसाब से वर्गीकरण करना चाहेगा। कुछ लोग इस बात के ऊपर वर्गीकरण करना चाहेंगे कि भाई वो हमें नेचर से मिलती है, प्राकृतिक तौर पे मिलती है, या फिर हमें उसको इंडस्ट्री में, लैब में सिंथेसाइज करना पड़ता है, यानी कि उद्योगों में बनाना पड़ता है। ये भी एक तरीका हो सकता है वर्गीकरण करने का। एक तरीका ये भी हो सकता है, किसी भी कोई अगर केमिस्ट है, कोई रसायनज्ञ है, तो वो क्या सोचेगा कि ये वाली डाई के अंदर कौन सा किसके साथ आबंध बनाए हुए है, कैसा उसमें क्रोमोफोर है या ऑक्सोक्रोम है, वो उसके हिसाब से भी जो डाई है उनको वर्गीकरण करने की कोशिश कर सकता है। तो हम बेसिकली तीन प्रकार से डाई का वर्गीकरण करेंगे। पहला है स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पे कि हमें कहाँ से मिलती है। दूसरा कि उसको किस प्रकार से कपड़े के ऊपर लगाया जाए, उसके बारे में, मतलब घोल के लगाना है, कैसे लगाना है, उबलते हुए पानी में लगाना है कि भाई अक्षार डाल के लगाना है, अमल डाल के लगाना है, किस तरीके से रंगेंगे हम कपड़े को, यानी कि रंगने की विधि के आधार पे। और तीसरा तरीका है कि भाई जैसे रसायनज्ञ सोचते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जैसे केमिकल बॉन्ड किस किस तरीके के अवेलेबल हैं, कैसा क्रोमोफोर है, कैसे ऑक्सोक्रोम है, उसके हिसाब से हम जो वर्गीकरण करेंगे। तो हम तीन प्रकार के यहाँ पे वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पे, रंगों की उत्पत्ति को दो प्राथमिक श्रेणियों में डाला जाता है, लेकिन ये प्राथमिक ही है, इसके बाद इनका सब लेवल और भी हैं। ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक रंजक, ऐसे रंजक जो प्रकृति से हमें मिल जाएं। अब प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं, प्रकृति में पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, खनिज भी आते हैं, जो खुदाई करने पे मिलते हैं वहां से भी। तो बेसिकली जो है रंजक जो है प्राकृतिक स्रोतों से मिले तो उनको हम प्राकृतिक रंजक कहेंगे। पेड़ पौधों से, जानवरों से और खनिजों से। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, बैक्टीरिया से जो मिले वो भी प्राकृतिक ही कहलाएगा। इनका उपयोग तो सदियों से, मैं कहूं हजारों सालों से किया जाता रहा है।
और इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका की केव्स हैं, उनके अंदर यानी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उनके अंदर भी देखा गया है कि रंगीन चित्रकारी की हुई है हजारों साल पहले की, आज भी रंग बरकरार है। तो जो भी प्रकृति में मिलते थे, उन रंजकों को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक रंजक कहते हैं। और जो प्राकृतिक होगा, उसके सबसे ज्यादा चांस है कि वो पर्यावरण मित्र रहेगा, पर्यावरण का नुकसान नहीं करेगा। तो ये सबसे मेन बात इनकी है प्राकृतिक रंजकों की, कि वो प्रकृति के लिए विनाशक नहीं है, प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। तो इसको भी हम सब कैटेगरी की बात कर रहा था मैं, कि प्राकृतिक तो है, लेकिन प्राकृतिक भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पौधे पे आधारित। ऐसे जो रंजक या डाई जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, जड़ों से मिल सकते हैं। जड़ों से कौन सी डाई मिलती है? हल्दी तो जड़ है ना, एक पीली डाई है, ठीक है। उसके बाद पत्तों से मिलती है, बहुत हरे हरे पत्ते हैं उनसे मिल जाती है, जैसे मेहंदी है, मेहंदी के पत्तों से मिलती है, ठीक है। छाल में भी हो सकती है किसी के अंदर, किसी के फल में भी हो सकती है। तो अलग अलग पौधे में भी अलग अलग प्रकार की डाई हमें मिल सकती हैं। जैसे इंडिगो है, ये इंडिगोफेरा नाम का एक पौधा है, उसकी पत्तियों से निकाली जाती है, रंग है उसका गहरा नीला। मंजिष्ठा या कालमेसी है, तो ये जड़ों से निकाला जाता है। पौधे का नाम जो है, मतलब जो लेते हैं बॉटनी वाले, तो रूबिया टिंक्टोरम। तो इससे लाल रंग की जो डाई है वो बनती है, पौधों से मिल रही है। हरिद्रा यानी कि हल्दी, जैसे हमने बात की, घरों में लोग यूज करते ही हैं, चमकदार पीले रंग की होती है। और कहाँ से मिलती है? जड़ों से मिलती है। हल्दी तो अंदर ही अंदर फैलती है ना जमीन के। उसके बाद मेहंदी, मेहंदी जो है वो झाड़ी के पत्तों से ही बनती है। बाकी इसका उपयोग आपको पता है, बालों में, नाखून रंगने के लिए, कपड़े रंगने के लिए भी किया जाता है। और टैटू बनवाने के लिए कई बार अस्थाई टैटू, क्योंकि ये जो मेहंदी जो डाई है, ये जो है अच्छे से लग तो जाती है, रंग भी दे देती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये फीका पड़ता जाता है। जैसे हाथों में मेहंदी लगाई जाती है तो वो कुछ दिनों बाद धीरे 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 करके मिट जाती है। दूसरा है पशु आधारित रंजक। प्राकृतिक है ना, पशुओं से मिलेंगे, तो ये जानवरों से भी हो सकते हैं और कीड़ों से भी हो सकते हैं। देखो दोनों ही चीजें हैं, जानवरों से भी, कीड़ों से भी। तो जो कोचिनियल कीट है, उससे कोचिनियल डाई बनती है, ठीक है ना। कोचिनियल या कार्माइन से भी क्या मिलती है? लाल रंग की डाई जो है कोचिनियल, ये भी क्या होगी? जंतुओं से आधारित, जंतुओं पे आधारित होगी। उसके बाद टायरियन बैंगनी जो रंग है, वो भी क्या है? म्यूरेक्स गोंगे की तरह समुद्री मोलक से मिलता है, और उसका रंग क्या है? बैंगनी है, यानी समुद्री जीव से मिलेगा टायरियन बैंगनी। तो ये क्या हो गए? जीवों पे आधारित। उसके बाद है खनिज पे आधारित। खनिज पे आधारित क्या है? जैसे गेरू है, खनिजों से मिलता है। तो गेरू है, चिकनी मिट्टी में पाया जाता है और पीले भूरे रंग का होता है, थोड़ी सी रेड एक शेड। आपने घर पे भी देखा होगा, एक मिट्टी का टुकड़ा सा होगा और आपके जो पेरेंट्स है कहेंगे ये गेरू है, ठीक है। उसके बाद एक सिनेबार होता है, तो वो मरकरिक सल्फाइड होता है, HgS। मरकरी मतलब पारा, तो पारे के सल्फाइड को हम कहते हैं सिनेबार। और ये एक लाल रंग का होता है, और लाल वर्णक बनाने के लिए यूज करते हैं। बाकी ये जो है ना, खनिज आधारित जो आपके रंजक हैं, ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली नहीं है, नेचर फ्रेंडली नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। जो पौधों से मिलने वाले और जीवों से मिलने वाले हैं, वो तो जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। खनिज आधारित जैसे कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है जो, ये इतना ज्यादा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये है हमारी बात, क्या होगी कि भाई प्राकृतिक रंजक। अब कृत्रिम यानी सिंथेटिक, यानी जो लैब में बने या फिर इंडस्ट्री में बनाए जाएं, वो क्या हो गए? सिंथेटिक रंजक। ये रंजक सिंथेटिक जो है, कच्चे माल से रासायनिक रूप से निर्मित किए जाते हैं, और बहुत अलग 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 बनाए जा सकते हैं। भाई एक रसायन बनाया, उसे मिलता जुलता दूसरा बना दिया, मिलता जुलता तीसरा बना दिया, तो बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इनके रंग तो होते हैं बहुत अच्छे, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब पक्के रंग होते हैं ये। लेकिन कुछ एक मामलों में देखा गया है, सारे के सारे नहीं, कुछ एक मामलों में देखा गया है कि ये रंग एक आध जो है वो प्रकृति के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। हानिकारक होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, कुछ एक होते हैं जो मतलब नेचर के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है।
इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एजो डाई हैं, जितने भी एजो रंजक है जिनमें एन डबल बॉन्ड एन है, हमने ये क्रोमोफोर देखा तो था, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन होगा वो एजो है। फिर है एंथ्राक्विनोन है, वो भी क्या हो गया, एक केमिकल डाई है। ट्राइफिनाइल मीथेन है, ठीक है। ट्राइफिनाइल मीथेन एक नहीं, इस जैसी स्ट्रक्चर वाली बहुत सारी अलग अलग डाई हो सकती है, जैसे मैलाकाइट ग्रीन भी आप देखोगे आगे आपके सिलेबस में ही है। उसके बाद जो है थैलोसाइनिन है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल जो है डाई है। यानी कि कृत्रिम या सिंथेटिक जो डाई हैं, ये लैब में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जाती हैं, और इनके अपने अलग अलग गुणधर्म होते हैं, अपने अपने रंग होते हैं। लेकिन जो कृत्रिम यानी सिंथेटिक डाई हैं, इनकी खास बात क्या है कि ये अच्छे गाढ़े रंग देंगी और जल्दी से फीकी नहीं पड़ेंगी, इसीलिए तो बनाते हैं। अगर कोई ज्यादा काम की ना हो तो लैब में कौन इतनी मेहनत करे, इंडस्ट्री में कौन इतना पैसा लगाए इसके ऊपर। जो काम आ जाए वही बनाते हैं। लेकिन कई बार आप देखोगे कुछ एक बुक्स में भी मिलेगा आपको कि इंडिगो जो है, वो इंडिगो डाई आपको कृत्रिम में भी एग्जाम्पल दे देगा और आपको प्राकृतिक में भी एग्जाम्पल दे देगा। कारण क्या है कि इंडिगो डाई पहले तो पौधे से ही ली जाती थी, लेकिन जब से उद्योगों का विकास हुआ है उसके बाद इंडिगो को उद्योगों में भी तैयार किया जाने लग गया है। तो ये प्राकृतिक भी है और कृत्रिम में भी आ गई। भाई जिसको हम लैब में या फिर इंडस्ट्री में बना सकते हैं वो कृत्रिम भी हो गई, और हमें प्रकृति से मिल ही रही थी, तो इसको दोनों जगह पे रखा जा सकता है। इसके बाद जो अगला जो वर्गीकरण का आधार रहेगा वो होगा प्रयोग करने की विधि, यानी कि किस तरीके से वो जो रंगरेज है रंग देगा। रंगरेज की सुविधा के अनुसार कह लो इसको, जो है प्रयोग की विधि के अनुसार रंजकों या डाई का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो कुछ ही टाइप है इसमें, जैसे पहला जो टाइप है इसका वो है प्रत्यक्ष, यानी कि मूल रंजक या स्वतंत्र रंजक, किसी भी नाम से दे सकता है। प्रत्यक्ष या मूल या स्वतंत्र रंजक क्या है, जो स्वतंत्र है लगने के लिए। स्वतंत्र का मतलब क्या है, आपने इसको घोला और कपड़े को डुबोया या कागज को डुबोया और निकाल लिया, सुखा दिया, बस लग गया। ऐसे डाई को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रंजक या स्वतंत्र रंजक या मूल रंजक। डायरेक्ट डाई भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डाई। यानी डायरेक्ट डाई कौन सी है, जिसको क्या किया जाए, सीधे पानी में या फिर ठंडे में या गर्म में घोल के, और या तो पशुओं से मिलने वाला फाइबर या वनस्पति फाइबर। पशुओं से मिलने वाला फाइबर कौन सा है, ऊन नहीं लेते हैं भेड़ के उससे, बालों से, तो वो क्या होगी, पशुओं वाला फाइबर हो गया, या वनस्पति फाइबर जो पौधों से मिल जाए उससे। वैसे कपड़ों को डुबो के प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कांगो रेड, कोंगो रेड बोलते हैं इसको, कांगो रेड को लाल बोलते हैं, तो कांगो लाल जो है ये क्या है, ये प्रोटीन के जो कपड़े होंगे ना उनके साथ अच्छे से लग जाता है। तो कपास और अन्य सेल्यूलोजिक फाइबर जैसे की भी रंगाई में इसको यूज किया जाता है। दूसरा है डायरेक्ट येलो, ये एग्जाम्पल हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सिर्फ यही नहीं आते, बहुत सारे आते हैं, ढेर सारे आते हैं। डायरेक्ट डाई बहुत सारी हैं, उनमें से दो तीन का मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है। फिर डायरेक्ट येलो 12, डायरेक्ट येलो का मतलब पीला, 12 ये पीले रंग की डाई है, नाम से ही है, और कागजों को रंगने में, गत्ते रंगने में यूज की जाती है। ठीक है। ये जो बड़े बड़े डब्बे आप कहते हैं ना, कार्टून भर के ले आए एक, जैसे दुकानों का सामान लेके आते हैं बड़े बड़े बक्सों के अंदर, तो उनको रंगने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। एक है डायरेक्ट ब्लू 1, तो ये क्या है, नाम से ही है, डायरेक्ट ब्लू क्या है, जो नीले रंग की डाई है। कपड़ा उद्योग में कपास के और लिनन की, इनकी रंगाई के रूप में यूज किया जाता है इसको। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डाई में क्या होगा, आपने डाई ली, उसका घोल बनाया और जिस भी चीज को रंगना है रंग दिया, बस बात खत्म। आपको कोई ज्यादा और केमिकल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अलग अलग विधियां करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट डाई है। अगला जो है हमारा है मोर्डेंट। मोर्डेंट डाई यानी ऐसी डाई जिसके लिए मोर्डेंट की जरूरत पड़े। अब ये मोर्डेंट क्या है, मोर्डेंट एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसको पहले कपड़े पे लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखो
एक तो होता है एग्जैक्ट एग्जाम्पल। मैं आपको ऐसी चीज बताना चाहता हूँ जो आपने पहले देखी हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो मेटल को पेंट करते हैं तो पेंट से पहले जिसको हमें आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया या फिर को में प्राइमर लगा दिया। तो जो प्राइमर लगाया जाता है वो प्राइमर का काम क्या होता है? प्राइमर का काम होता है कि प्राइमर पहले जाके उस मेटल से लग जाए और फिर आने वाले पेंट को वो अच्छे से अपने ऊपर सोख ले, उतरने ना दे, उसकी अच्छी कोटिंग हो जाए। तो प्राइमर का बेसिकली खुद से बाहर कोई शाइन देना काम नहीं है, वो खुद से पेंट नहीं है, लेकिन पेंट को उसके साथ चिपकाने के लिए जरूरी होता है। तो बस ऐसा ही काम क्या है, कपड़ों के लिए भी है, लेकिन उसको प्राइमर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्डेंट। MORDENT, मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट जो है वो ऐसे पदार्थ हैं जिसे फाइबर पे, रेशे या कपड़े पे लगाया जाता है और उसके बाद में उस कपड़े की रंगाई की जाती है। और आमतौर पे जो मॉर्डेंट इस्तेमाल किए जाते हैं या तो वो हाइड्रोक्साइड होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें OH हो, OH वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, तो वो क्या है? मॉर्डेंट ज्यादातर मिलते हैं। या फिर क्रोमियम यानी कि Cr मेटल, या फिर एल्यूमिनियम मेटल, और या फिर आयरन। बस ज्यादातर हम इनके ही जो है कंपाउंड यूज करते हैं मॉर्डेंट के तौर पे। जो टैनिक एसिड है वो भी मॉर्डेंट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन टैनिक एसिड कब लगाते हैं? जब हमारा रंजक यानी कि डाई जो है वो अक्षारीय हो, बेसिक हो। तो कपड़े को इसके अंदर डुबो दिया जाता है। इसके अंदर, किसके अंदर? भाई कोई भी मॉर्डेंट है ना, उसमें डुबो दिया, डुबो के रख दिया। उसके बाद फिर उसको वहां से निकालो और जो रंगीन डाई है ना, बस उसके घोल के अंदर डाल दो। डायरेक्ट डाई में हमें बस डाई को घोलना है, उसमें डुबोया और हमारा काम चल गया। लेकिन मोर्डेंट डाई ऐसी डाई होती है जो सीधे सीधे कपड़े से नहीं चिपकती। उसको पहले कपड़े पे मोर्डेंट लगाओ, तब जाके वो रंग उसके ऊपर अच्छा आएगा। ठीक है। और मोर्डेंट के ऊपर, मोर्डेंट वाले कपड़े को जब उस घोल में डुबोगे तो उसका रंग उस पे आ जाएगा। तो धोने पे जल्दी से निकलेगा नहीं। तो मोर्डेंट वाली डाई थोड़ी सी, कहते हैं ना, पक्की होगी डाई। पक्की डाई होती है, कच्ची नहीं होती, पक्की होती है। एलिजारिन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। और मोर्डेंट अगर हम अलग अलग कर दें, जैसे हम कह रहे हैं मोर्डेंट की पसंद अंतिम रंग को प्रभावित करती है, तो कौन सा अंतिम रंग? आपने एक तरह का प्राइमर लगाया है कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर जो आप रंग डालोगे एक पर्टिकुलर रंग बनेगा। अगर आपने ये प्राइमर ही अलग कर दिया, ये केमिकल कोई और दूसरा कर दिया, क्रोमियम की बजाय एल्यूमिनियम या आयरन वाला यूज कर लिया, हाइड्रोक्साइड वाला यूज कर लिया, तो जो रसायन अब कपड़े से चिपका हुआ है, आने वाला जो रंग है उसके साथ जैसी अभिक्रिया करेगा, जैसा रंग पैदा करेगा, वैसा रंग अब ये देगा। यानी अगर मोर्डेंट को चेंज कर दिया तो सेम डाई जिसमें डुबोने वाले हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वाला रंग दे सकती है। कई बार रंग हल्के या गाढ़े करने के लिए भी हम क्या करते हैं? मोर्डेंट चेंज कर लेंगे। कपड़े को रंगना है, मोर्डेंट डाई से रंगना है, पहले मोर्डेंट के साथ तो वही डाई गाढ़ा लाल दे रही होगी, क्या पता है दूसरे के साथ वो नारंगी लाल दे रही हो। तो क्या होगा? मोर्डेंट की पसंद से अंतिम जो रंग बनेगा वो प्रभावित होता है। ठीक है। और मोर्डेंट से फायदा क्या होता है कि एक तो वो बहुत अच्छे से रंगी जाएगी, दूसरा वो बहुत जल्दी फीकी नहीं पड़ेगी। तो मोर्डेंट वाली डाई का ये फायदा होगा, वो बहुत अच्छा रासायनिक आबंध बनाएगी कपड़े के साथ या फिर उस वस्तु के साथ जिसको रंग रहे हो। तो ये होगी मोर्डेंट वाली डाई। तीसरी जो है हमारी वो है एसिड डाई, एसिड रंजक। एसिड रंजक क्या होंगे? आयनिक रंजक होंगे। और कौन से वाले? ऋण आयनिक, नेगेटिव चार्ज वाले रंजक होंगे। ठीक है। और आमतौर पे कहाँ यूज करे जाएंगे? भाई ऊन के लिए, रेशम के लिए, और नायलॉन जैसे प्रोटीन फाइबर को रंगने के लिए, यानी नायलॉन, ऊन और रेशम के लिए एसिड डाई यूज की जाती हैं। इनके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक अम्लीय घोल तैयार किया जाता है। उस अम्लीय घोल के अंदर क्या होगा कि भाई या तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का अम्ल, या एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है भाई, खट्टा एसिड, बस वैसे वाला, ऐसे किसी एसिड के अंदर
जो है उस डाई को मिला दिया, घोल तैयार हो गया, अम्लीय घोल तैयार हो गया, और फिर कपड़े को उसके अंदर डुबोया जाता है। लेकिन कपड़ा कौन सा डुबोना है? ऊन, रेशम या नायलॉन। यहाँ पे हम कपास वाले नहीं यूज कर सकते, कॉटन के अंदर ये चीज नहीं होती, ज्यादातर ऊन, रेशम और नायलॉन में होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसका जो अमीनो समूह है, अब देखो ये आपको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अंदर एक तरफ तो होता है जी अमल, एक तरफ तो क्या होता है, अमल होता है, और दूसरी तरफ होता है अक्षार। ठीक है, और अक्षार होता है कौन सा? अमीन अक्षार होता है। कौन सा? अमीन, NH2 होता है। एक तरफ होता है NH2 और एक तरफ होता है एसिड। एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली होता है। तो ये होते हैं, अम्लीय घोल में डालो, और जो आपका ये वाला अक्षार है ना, इसको प्रोटोनेट किया जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव बना लेता है। ठीक है, तो बस आपको कितना जानना है, आपको इतना ही जानना है कि भाई जो प्रोटीन के अंदर NH2 ग्रुप था, वो NH3 पॉजिटिव बन गया, एक H जमा का इससे आगे जुड़ गया है। ठीक है ना? तो प्रोटीन फाइबर में ये होगा, बाकियों में होगा नहीं, इसलिए प्रोटीन वाली जो है उसके अंदर ही ये काम करेगी, एसिड डाई। रंगाई की प्रक्रिया में आमतौर पे कपड़े को डाई में डुबोना है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें क्या चीज चेक करनी है, जिस हिसाब से उसके अंदर अम्लीयता होगी, गाढ़ा अम्ल डाला है, पतला डाला है, जैसा भी डाला है, उसके हिसाब से ही एक परफेक्ट रंग आएगा। कम अम्लीय बनाया है घोल को तो अलग रंग आएगा, ज्यादा अम्लीय बना दिया तो थोड़ा रंग में फर्क पड़ जाएगा। यानी कि रंग जो बनेगा ना, वो किसके हिसाब से बनेगा? जिस हिसाब से आप अमल का प्रयोग करोगे उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अम्लीय रंजक है, यानी अम्लीय घोल चाहिए हो जिसके लिए लगाने के लिए, वो अम्लीय रंजक है। उसके बाद अगला है हमारा अक्षारीय रंजक। अक्षारीय रंजक वो रंजक होते हैं जो अक्षार नहीं होते, ये अक्षारीय है। ठीक है ना, सिर्फ अक्षार हो ऐसा नहीं होता। ये क्या होते हैं, ये अम्लों के साथ लवण बना लें तो उनके अंदर क्या अक्षारीय गुण है ना। ऐसे जो डाई हैं जिनके अम्लों के साथ लवण बन जाएं, यानी खुद में थोड़ा बहुत अक्षारीय भाव रहे, वो रंजक क्या होंगे? अक्षारीय रंजक कहलाएंगे। और ये किसके साथ बना लेते हैं? या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक का क्या फॉर्मूला होता है? H और Cl, या तो HCl के साथ या फिर जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ZnCl2, या तो इसके साथ ये लवण बना लेंगे या फिर इसके साथ लवण बना लेंगे। ठीक है, तो अक्षारीय रंजक क्या होंगे? या तो इसके साथ लवण बनाए हुए होंगे या इसके साथ लवण बनाए हुए होंगे। और काम कहाँ आएंगे? जानवरों के से उत्पन्न रेशों को सीधे डाई करने के लिए, कि भाई भेड़ की ऊन है तो फट से रंग देगा, कोई फालतू जरूरत नहीं कुछ और चीज करने की। लेकिन अगर वो जो कपड़ा है वो किसी जानवर से उत्पन्न डाई नहीं है, जानवर से उत्पन्न जो है रेशा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो भाई आपको वनस्पति से मिला हुआ है, तो उसके लिए आपको पहले मोरडेंट यूज करना पड़ेगा। यानी अक्षारीय रंजक सीधे सीधे जानवरों से उत्पन्न रेशों पे तो डायरेक्ट डाई का काम करेंगे, और मोर्डेंट डाई का काम कब करेंगे वो? अगर आपके पास जो है वनस्पति फाइबर है या वनस्पति से बना हुआ कपड़ा है। ठीक है, तो ज्यादातर ये किसके लिए? रेशम और कपास की रंगाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। और ये मूल नहीं है, एक्चुअली में मूल नहीं है, ये अक्षारीय ही है, बेसिक अक्षारीय ही है। ट्रांसलेशन में थोड़ी सी कमी यहाँ पे रह गई। ये क्या है? अक्षारीय रंजक है। अक्षारीय रंजक सिंथेटिक रंगों का ऐसा समूह है जो अपने उज्ज्वल रंग, ज्वलंत रंग और आयनिक आबंधन के माध्यम से
सामग्री को रंगने की क्षमता के लिए जाना जाता है। जो अम्लीय थे वो कौन से थे? नेगेटिव चार्ज। और जो क्षारीय हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश वाले। नायलॉन, पॉलिएस्टर इन सभी के लिए प्रभावी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कपड़ों के ऊपर खुद के पास क्या होता है? नेगेटिव। और आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव का अच्छा दोस्त है। पॉजिटिव पॉजिटिव से लड़ाई करता है, नेगेटिव नेगेटिव से। लेकिन अगर दूसरा दिख जाए तो उनसे समीपता बढ़ाता है, आकर्षण रखता है। तो अगर कपड़े में नेगेटिव है तो डाई पॉजिटिव वाली, अगर कपड़े में पॉजिटिव है तो डाई नेगेटिव वाली। समझ गए इतना? तो अक्षारीय रंजक क्या हो? पॉजिटिव वाले। कपड़ा मिला नेगेटिव वाला, कपड़ा मिला नायलॉन का, एक्राइलिक या पॉलिएस्टर, तो ये क्या है? इन पे क्या है? ऋणात्मक आवेश रहता है। ऋणात्मक आवेश, चार्ज क्या होता है? आवेश। उसकी साइट यानी कि जगह होती है ना, स्थान होते हैं। तो वो धनात्मक डाई को क्या करना? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो चिपकेगा, चिपकेगा तो रंगीन हो जाएगा। तो कैसे करते हैं? एक घोल बना लेंगे, विलायक कोई भी हो सकता है इसके लिए। जैसे पानी में डाई डाई घोल ली, ठीक है, उसके बाद कपड़े को इसमें डुबो देंगे और कपड़े को उसमें डुबोएंगे तो उससे आबंद बन जाएगा आराम से। और इसको हल्का फुल्का गर्म कर लिया जाएगा ताकि वो अच्छे से कपड़े से चिपक जाए। अगर आपके पास मोर्डेंट है, यानी कपड़ा ऐसा जब आपको मोर्डेंट की जरूरत पड़ेगी तब आपको गर्म करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा कपड़ा है जिससे जल्दी से नहीं चिपकता तो गर्म कर लिया जाए। और वैसे तो इसको मोर्डेंट की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर उसके पास आपको वनस्पति फाइबर मिला है तब आपको मोर्डेंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा मोर्डेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा ही मोर्डेंट चाहिए ये बात नहीं है, वो कपड़े पे डिपेंड करेगा। ज्यादातर केस हम कहाँ करते हैं कि हम सीधे ही जीव जंतुओं वाले से इसको कर लेते हैं। तो वहां पे हमें इसे एज ए डायरेक्ट डाई ही यूज करना होता है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। जैसे मिथाइलिन ब्लू है, क्रिस्टल वॉयलेट है। तो ये जो रंग है ये कौन से हैं? बेसिक डाई का एग्जांपल है। बेसिक मतलब अक्षारीय, मूल नहीं। बेसिक का मतलब मूल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे अक्षार से मतलब है। ठीक है। और इनके रंग काफी अच्छे होते हैं और इनको धोने पे और धूप में सुखाने पे इनका रंग हल्का पड़ जाता है। ठीक है ना? तो इनका रंग फीका पड़ सकता है। और जो हमारी मोर्डेंट वाली थी ना, इनका रंग फीका नहीं पड़ता था। इनका रंग फीका नहीं पड़ता था। और किसका फीका पड़ जाता है? अमली का थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन क्षारीय का फीका पड़ जाता है ज्यादा धूप में सुखाने पे। उसके बाद जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डाई का प्रकार है ना अप्लाई करते वक्त, वो है अंतर्ग्रहित रंजक यानी कि इन ग्रेन डाई। डाई इन द ग्रेन, डाई इन द ग्रेन यानी इन ग्रेन डाई। अब ये क्या होती है? हमने पहले डाई नहीं बनाई, हमने डाई बनाई ही नहीं, कपड़े पे ही डाई विकसित की जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनग्रेन डाई या अंतर्ग्रहित डाई। कई बार इसको डेवलपिंग डाई का नाम भी दे देते हैं। तो ये क्या है? ये एक्चुअली में कपड़े में ही बनाई जाती है। ये यहाँ पे डेवलप की जाती है। क्या की जाती है? डेवलप। अब डेवलप का मतलब क्या है? यहीं पे बने, यहीं पे बने। कैसे बनेगी? पहले कपड़े को ऐसे केमिकल में डुबो जो छोटे छोटे पार्टिकल वाला हो, यानी जिसके अणु छोटे छोटे हो, कपड़े के तंतुओं के अंदर चला जाए। ऐसा पदार्थ डाई के संश्लेषण में सहायता करेगा, जो जो डाई का एक घटक बनेगा। लेकिन उससे पहले हमने डाई नहीं बनाई, पहले हमने उसी चीज को कपड़े के अंदर सोख लिया। अब कपड़े में सोख लिया, कपड़े के रेशे रेशे में वो चीज फैल गई, उसका कोई रंग नहीं है। यानी ये सबसे पहले क्या किया कि हमने ऐसी चीज डाली, इसको हम अग्रदूत अणु भी कह सकते हैं। ठीक है। ये हमने क्या किया? डाल दिया कपड़े के अंदर, उसके छिद्रों में चला गया। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके साथ कुछ और चीज की रिएक्शन करवानी है। अब वो और चीज क्या है?
भाई ऐसा केमिकल जो जो अभी अंदर डाला है ना, छोटा अणु डाला है, उससे रिएक्शन करके फिर डाई बना दे। बाहर जो चीज पड़ी है उसका रंग नहीं है, या उसका है भी मान लिया, लेकिन अंदर जो है उसका रंग नहीं है, जाके वो इससे रिएक्शन करेगा, फिर अच्छी वाली डाई बनाएगा। लेकिन ये चीज पहले ही कहाँ है, वो पहले ही रेशे के अंदर जा चुकी है। अब कोई चीज आएगी रेशे के अंदर, बस उसको थोड़ा सा पकड़ा, वहां बॉन्ड बनाया और बस चिपक गई। अब ये बताओ, एक चीज जो अंदर फंसी हुई है उसके साथ जाके दूसरी चीज जाके जुड़ जाए, रास्ता संकरा है, तो क्या वो बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो वो डाई जल्दी से निकलती नहीं है ना? तो ये कैसे है कि पहला काम क्या है कि डाई का अग्रदूत जो है वो भेज दो। कहां भेज दो भाई? कपड़े को डुबो दो ऐसे केमिकल में जो उसके रेशे रेशे में फैल जाए, और वो ऐसा केमिकल होना चाहिए जो बाद में डाई बना सके, बाद में डाई बना सके, यानी डाई का एक घटक होना चाहिए वो। और उसके बाद क्या करो, जो दूसरी वाली चीज है ना, उसके साथ उसके मिक्स कर दो। जैसे एमाइन में भिगो दिया, वो छिद्रों में जाके बैठ गया, फिर कपड़े को एजो डाई बनाने के लिए डाइजोनियम साल्ट में डाल दिया। डाइजोनियम साल्ट खुद से एक रंगीन पदार्थ तो है, लेकिन वो एक अच्छी डाई नहीं है। लेकिन जो आपने एमाइन डाला है ना, जिस एमाइन में भिगोया है, वो एमाइन तो अंदर फंस गया। वो एमाइन इस डाइजोनियम के साथ अच्छा बंध बनाता है। तो जैसे ही एमाइन मिलेगा बाहर से आने वाले डाइजोनियम को, वो कपड़े के अंदर ऐसे चिपके चिपके वहीं पे डाई बना लेगा, वहीं रंगीन हो जाएगा कपड़ा। ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एजोरूबिन इसका एग्जाम्पल है, नेप्थोल एएसडी इसका एग्जाम्पल है, और पैरा रेड भी इसका एक एग्जाम्पल है। पैरा रेड नाम से ही क्या है? रेड है। कैसे होगा? बीटा नेप्थोल और डाइजोटाइज पैरानाइट्रो एनिलीन, इससे बनेगा। नेप्थोल एएसडी, ये क्या है? ये डाइजोटाइज एनिलीन के साथ मिलके बनेगा। एजोरूबिन है, वो बीटा नेप्थोल के साथ डाइजोटाइज 4 अमीनो बेंजीन के साथ बनेगा। ये नाइट्रो एनिलीन था, ये अमीनो बेंजीन था तो बीटा नेप्थोल। बीटा नेप्थोल पहले रेशे रेशे में चला जाए और फिर डाल दो डाइजोटाइज 4 अमीनो बेंजीन। बीटा नेप्थोल पहले डाल दो और डाल दो फिर पैरानाइट्रो एनिलीन, डाइजोटाइज पैरानाइट्रो एनिलीन। क्या बनेगा? जाके रंग बना देगा, है ना? कैसा रंग बना रहा है यहाँ पे? ये लाल बना रहा है, ये लाल भूरा बना रहा है, ये पीला बना रहा है। रंग तो सबके अपने अपने अलग अलग होंगे संरचना के हिसाब से। तो ये जो था वो क्या था? डाई को सिंथेसाइज करना है, लेकिन कपड़े पे करना है। पहले एक रंगीन डाई बना के उसमें नहीं डुबोना भाई, हमें तो कपड़े के ऊपर ही डाई बना देनी है। कपड़ा लिया, उसी पे डाई बन गई, तो बस उससे चिपकी रहेगी हमेशा, रंग फीका नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया रंग आएगा। उससे अगला जो आपका लास्ट टाइप है एप्लीकेशन पे, यानी कि प्रयोग करने की विधि में आखिरी जो तरीका है वो क्या है? वेट रंजक, यानी वेट डाई। आप इंग्लिश में देखो तो VAT, वेट डाई। तो ये वेट डाई क्या होती है? ये ऐसी डाई है जो जल में नहीं घुलती। ठीक है? जल में नहीं घुलती तो आप पानी में घोल के लगा सकते हो कपड़े में। जब पानी में घुलेगी ही नहीं तो कपड़े पे कैसे लगा पाएंगे? तो इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है। ये ऐसी डाई होती हैं कि भाई आपके पास रंगीन पदार्थ है, डाई है, पानी में घुलेगी नहीं, तो इसकी रिएक्शन करवा दो, इसकी रिएक्शन करवा दो और इसका रंग गायब कर दो। रंग गायब करने के साथ साथ इसको ऐसा बना दो कि ये पानी में घुल जाए, यानी कि रंगीन है और उसको क्या बना दो? रंगहीन बना दो। रंगीन से क्या बना दिया? रंगहीन। लेकिन ऐसा करने में एक काम होना चाहिए कि भाई ये घुलने लग जाए। अब ये घुलने लग जाए, ये किसी अमल में घुले या क्षार में घुले, कैसे घुले, बस घुल जाए, घुलने लायक बना दो। घुलने लायक बनाते बनाते अगर इसका रंग गायब होता है तो होने दो। पहला काम हो गया कि हमने इसको घुलने लायक बना दिया। अब घुलने लायक बनने के बाद जो कि ये अक्षार में घुल जाएगी, तो अब इसको क्या करो? कपड़े को इसके घोल में डुबो दो। डाई घुल नहीं रही थी, डाई को घुलने लायक बनाया, उसने रंग गायब कर लिया। रंग गायब कर लिया, कोई बात नहीं है, घुल तो गई। इसमें कपड़ा डुबो, कपड़ा डुबोने के बाद कपड़े को बाहर निकालो और हवा में खुला छोड़ दो।
ये ऐसी डाई होती हैं जिसकी अक्षार में घुलनशीलता हो गई, रंगहीन हो गए, लेकिन जब इसको धूप में सुखाते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो ये क्या कर देती है, वापस ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, वापस से अपना मूल रूप में आ जाती है, और ये रंगहीन से वापस से क्या हो गई, रंगीन बन गई। पहले क्या थी ये, रंगहीन थी। कैसे था कि पहले क्या था, रंग था, उससे आपने क्या बना दिया, रंगहीन। पहले रंगीन थी, क्या बनाई आपने, रंगहीन। रंगहीन बना के घोल दी, घोलने के बाद लगा दी, लगाने के बाद सुखाई, तो ये वापस से क्या बन गई, रंगीन हो गई। रंगहीन से वापस क्या बन गई, रंगीन बन गई। ऐसा नहीं कि सारी डाई ऐसा कर पाती हैं, जो डाई ऐसा कर पाती हैं उसको इस तरीके से यूज कर लिया जाता है, जो ऐसा नहीं कर पाती उनको ऐसे यूज नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर जिसको रंगहीन जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूको, LEUCO, ये क्या होंगी, ल्यूकोडाई बोली जाती हैं बेसिकली। ल्यूकोडाई बोल दो या वेट रंजक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ल्यूको, ल्यूको कौन सा हिस्सा है, जब वो रंगहीन हो जाए। रंग था, रंग था, उसका रंग गायब हो गया लेकिन घुलनशील होगी, क्या बन गई, रंगहीन। रंगहीन को क्या बोलते हैं, ल्यूकोफॉर्म, ठीक है ना। ये क्या है, ल्यूको अवतार है इसका। कौन सा, ल्यूको अवतार है। ये रंगीन अवतार है, जब रंग गायब हो गया तो उसको ल्यूको अवतार या ल्यूको डाई बोलना है। तो ये बेसिकली 6 अलग अलग तरीके थे जिन तरीकों से हम डाई को लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, एक तो भाई डाई की कैटेगराइजेशन हमने की, उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पे, प्राकृतिक है या कृत्रिम है। दूसरा हमने किसके हिसाब से की, कि डाई को लगाएं कैसे, यानी रंगरेज के हिसाब से देखा हमने, रंगरेज कैसे रंगेगा। तो वो 6 अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, कि भाई मोर्डेंट के साथ चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, एसिडिक है, बेसिक है, कपड़े पे डेवलप करनी है, या फिर ल्यूको बना के लगा देनी है, बाद में रंग अपने आप आ जाएगा। तो ये 6 अलग अलग प्रकार थे इसके, इस तरीके से। एक और तरीका है वर्गीकरण करने का, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि भाई जो रासायनिक संरचना है ना किसी भी डाई की, उसके आधार पे इसका वर्गीकरण। तो रासायनिक संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण है, उसमें हम कुछ एक टाइप करेंगे, सब टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो एक होती है नाइट्रो या नाइट्रोसो डाई। रासायनिक संरचना, किसकी संरचना है भाई, ये डाई के मॉलिक्यूल की है, डाई के अणु की है, रंजक के अणु की है। देखो जैसे पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड एक नाइट्रो डाई है, क्यों, क्योंकि इसका जो क्रोमोफोर है ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप। कितने क्रोमोफोर लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। तो 3 लगे, 2 लगे, 4 लगे, जिस डाई के अंदर नाइट्रो ग्रुप क्रोमोफोर है उसको हम नाइट्रो डाई बोलेंगे, और जिसके अंदर NO ग्रुप है, NO, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। NO क्या होता है, नाइट्रोसो। तो ये एक नाइट्रोसो डाई है, नेप्थोल ग्रीन भी इसका नाम है जैसे। तो ऐसी डाई जिसमें नाइट्रो ग्रुप है वह नाइट्रो डाई, जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप है वह नाइट्रोसो डाई। दूसरा होता है ट्राइफिनाइल मिथेन। ट्राइफिनाइल मिथेन जो डाई होती है, बहुत सारी अलग अलग होती हैं, जैसे मेलाकाइट ग्रीन भी इसका एग्जाम्पल है, फिनोल रेड भी इसका एग्जाम्पल है। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कि भाई संरचना, जैसे नाइट्रो और नाइट्रोसो इसकी संरचना में शामिल थे, नाइट्रो शामिल था तो नाइट्रो डाई, नाइट्रोसो शामिल है तो नाइट्रोसो डाई। ट्राइफिनाइल मिथेन के अंदर क्या होगा, देखो देखो ये है एक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर, और ये क्या बन गया, फिनाइल ग्रुप, एक तरह से जुड़ गया ना। क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको अच्छे से। एक ये फिनाइल, एक ये वाला फिनाइल, एक ये वाला फिनाइल, 3 3 फिनाइल एक जगह पे जुड़ गए। एक फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल। तीन का मतलब क्या होगा, ट्राई। तीन का मतलब क्या होगा, ट्राई। और तीनों के तीनों क्या है, फिनाइल। ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल। और यहाँ पे जो कार्बन है ये 3 से अलग अलग से जुड़ गया ना, तो ट्राइफिनाइल मीथेन। तो ऐसी डाई जिसके अंदर ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर हो, ट्राइफिनाइल मीथेन जहां पे दिख जाए, वो क्या होंगी, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। ठीक है, जैसे मेलाकाइट ग्रीन है, फिनोल रेड है, कहाँ यूज करते हैं, सबके यूज अलग अलग हैं भाई। तो ये कागज में, टाइपराइटर रिबन में इनको रंगने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है एजोडाई।
एजो डाई ऐसी डाई हमने पहले देखी थी जिसमें एन डबल बॉन्ड एन हो, जैसे एनिलीन येलो में क्या है, ये एन डबल बॉन्ड एन है, ठीक है। अगर मैं क्रोमोफोर और जो क्रोम और क्रोमोजन की बात करूं, तो ये हमारा क्या है, क्रोमोफोर है। इसको मिला के टोटल जो ये बना इतना इतना, ये क्रोमोजन था। और इस पूरे को मिला दूं तो ये पूरी डाई बन गई। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सोक्रोम है, ठीक है। तो एजोडाई में क्या होगा, ये एजो ग्रुप होगा, इसलिए एजोडाई। दो एग्जांपल देख लेते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज भी ऐसा ही है, ये एजो ग्रुप एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया, ये हो गया, ये बन गया भाई मिथाइल ऑरेंज। क्यों बोला एजोडाई? भाई एजो ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड एन है, तो ये एजोडाई का एग्जांपल हो गया। उसके बाद है थैलेन्स। हम किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है वो कैसी है। तो संरचना के हिसाब से क्या हो गया, ये दो हो गई। अब ये है थैलेन्स। तो थैलेन्स में क्या होता है, देखो, थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल से बनता है बेसिकली ये थैलिक एनहाइड्राइड था, इतना इतना, और एक ये वाली फिनोल जुड़ गई, एक ये वाली फिनोल जुड़ गई, ठीक है। एक बार के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, इसके अंदर जो है, ये बेंजीन जैसा सा आपको दिख रहा है, यहां भी सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कार्बन आ जाए, तो इस तरीके को बोलते हैं थैलिक एसिड। यहाँ सीओएच होता है, यहाँ सीओएच होता है। चलो वो चीज अब यहाँ से रिमूव हो गई है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद की चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। ये यहाँ पे ओ, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ये सारा क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड टाइप का वो है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, थैलेन। अब ये थैलेन में कौन सा है, ये है फिनोफ्थलीन है, ठीक है। तो जो फिनोफ्थलीन है, एक तो ये वाली स्ट्रक्चर बनी है कि ये दूसरे वाली बनी। इस फिनोफ्थलीन में अगर ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाए, तो देखो यहां से टूट गया, तो ये ऑक्सीजन है अपना, दो बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन को, पहले तो यहां बना रही थी, अब एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी, बस इतनी सी तो बात है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगी। अगर ऐसी ऐसी तो हो जाए, तो ये गुलाबी हो जाती है, पिंक कलर दे देती है। और अगर ऐसी रहे तो कोई भी रंग नहीं देती। तो एक देखो, ऐसी डाई एक अवस्था में तो ये रंगहीन है, दूसरी अवस्था में ये रंगीन है। एक बार रंगहीन, दूसरी बार रंगहीन। रंगीन और रंगहीन में फर्क हो गया ना, कि अगर वो बेस में डाल दी, अक्षार में डाल दी तो रंग देगी, गुलाबी रंग देगी। अम्ल में डाली तो कोई रंग नहीं देगी। और ये चीज हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, हमने लैब में भी करके देखा था कि भाई हमारे पास फिनोफ्थलीन थी, हमने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो फट से रंग दे दिया, एसिडिक में डाला, पानी में डाला, इसने कोई रंग नहीं दिया। तो ये क्या है, थैलेन्स है। किसके आधार पे वर्गीकृत कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर कौन सी, ये वाली स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया आपके संरचना के आधार पे। हमने देखो बहुत सारे डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन इतने आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत है। तो आज के लेक्चर में हमने डाई यानी रंजक का वर्गीकरण किया, स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पे, कैसे प्रयोग करेंगे यानी प्रयोग करने की विधि के हिसाब से, और तीसरा कि उनकी संरचना स्ट्रक्चर के हिसाब से, तीन तरीकों से हमने जो है डाई को वर्गीकृत किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।